तो आज हम एक बच्चे के दिमाग के अंदर चलने वाले हैं, एक बड़े ही कह सकते हैं अनोखे सफर पर। हम ये देखेंगे कि कैसे एक नन्हा सा इंसान जो दुनिया को सिर्फ छूकर और चखकर जानता है, वो धीरे धीरे न्याय और भविष्य जैसी बड़ी बड़ी उलझी हुई बातें सोचने लगता है। और ये कोई जादू नहीं है ना? ये एक पूरी प्रक्रिया है। और इस पूरी प्रक्रिया का, इस सफर का नक्शा तैयार किया था एक स्विस मनोवैज्ञानिक ने, जीन पियाजे। जी। पियाजे ने मनोविज्ञान की दुनिया में एक तरह की क्रांति ला दी थी। अच्छा। हाँ, उनसे पहले ज्यादातर लोग यही मानते थे कि बच्चे बस छोटे वयस्क होते हैं, मतलब उनके पास जानकारी कम होती है लेकिन सोचते वो हमारी ही तरह हैं। पियाजे ने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बताया कि बच्चों का दिमाग सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करता, बल्कि उसका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही वक्त के साथ अपग्रेड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड होता है, ये सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है। तो आज हम पियाजे के इसी नक्शे को खोलकर देखने वाले हैं, उसके हर पड़ाव को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक बच्चे की नज़र से ये दुनिया असल में दिखती कैसी है। बिल्कुल। और इस सफर को समझने के लिए हमें सबसे पहले पियाजे के दिए हुए कुछ औजारों को समझना होगा। पहला और सबसे जरूरी औजार है स्कीमा। स्कीमा। ये शब्द मैंने सुना तो है, पर इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है। लगता टेक्निकल है, पर है बहुत ही आसान। आप सोचिए कि हमारे दिमाग में ना हर चीज के लिए एक फोल्डर बना हुआ है। मिल्क फोल्डर? हाँ, कुत्ता कैसा दिखता है उसका एक फोल्डर, गेंद कैसी होती है उसके लिए एक अलग फोल्डर। ये जो मानसिक फोल्डर या खाके हैं, यही स्कीमा है। ये हमें दुनिया को समझने और व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। अच्छा। एक छोटे बच्चे के पास बहुत ही बुनियादी स्कीमा होते हैं, जैसे चूसना या किसी चीज को पकड़ना। इन्हीं से वो दुनिया को जानना शुरू करता है। अच्छा, तो ये एक तरह से दिमाग के एप्स हो गए, एक चूसने वाला ऐप, एक पकड़ने वाला ऐप। पर ये ऐप्स बदलते भी होंगे, अपडेट भी होते होंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ऐसा तो नहीं है कि हम पूरी जिंदगी बस चीजों को छूस कर ही समझते रहते हैं। और यहीं पर पियाजे की दूसरी बड़ी बात आती है, जिसे वो अनुकूलन कहते हैं, अडैप्टेशन। दिमाग इन सीमा को लगातार अपडेट करता है, और इस अपडेट की प्रक्रिया के दो हिस्से हैं। पहला है आत्मसातीकरण और दूसरा है समायोजन। आत्मसातीकरण और समायोजन, ठीक है, चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। आत्मसातीकरण क्या है? आत्मसातीकरण का मतलब है नई जानकारी को अपने पुराने फोल्डर में ही फिट करने की कोशिश करना। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए एक बच्चे के दिमाग में कुत्ते का स्कीमा बना हुआ है। उस फोल्डर में क्या जानकारी है? 4 पैर, 1 पूंछ, शरीर पर बाल। ठीक है। अब वो बच्चा पहली बार एक बिल्ली को देखता है। अब बिल्ली में भी 4 पैर हैं, 1 पूंछ है, शरीर पर बाल हैं। तो वो उसे कुत्ता ही कहेगा, क्योंकि वो जानकारी उसके मौजूदा फोल्डर में फिट हो रही है। बिल्कुल, वो नई जानकारी को आत्मसात कर रहा है, असिमुलेट कर रहा है। लेकिन फिर कोई बड़ा उसे बताता है, नहीं बेटा, ये कुत्ता नहीं, ये बिल्ली है। देखो, ये भौंकती नहीं, म्याऊं करती है। अब बच्चे का दिमाग चक्कर में पड़ जाता है। उसकी पुरानी जानकारी और नई जानकारी में एक टकराव होता है। और यहीं पर दूसरा हिस्सा, मतलब समायोजन, काम आता होगा। एकदम सही। अब बच्चे के पास 2 रास्ते हैं। या तो वो कुत्ते वाले फोल्डर को एडिट करें और उसमें जोड़े कि कुत्ता भौंकता है, या फिर वो एक बिल्कुल नया फोल्डर बनाए जिसका नाम हो बिल्ली, जिसमें लिखा हो 4 पैर, पूंछ और जो म्याऊं करती है। अच्छा। जब दिमाग अपने पुराने फोल्डर में बदलाव करता है या नया फोल्डर बनाता है, तो उसे समायोजन कहते हैं, अकोमोडेशन। और यही वो पल है जब असली सीखना होता है। वाह, तो ये एक लगातार चलने वाली दिमागी कसरत है। हाँ। हम कुछ नया देखते हैं, उसे पुराने ज्ञान में फिट करते हैं, जो हुआ आत्मसातीकरण। हाँ। और जब वो फिट नहीं होता, तो हम अपने ज्ञान के ढांचे को ही बदल देते हैं, जो हुआ समायोजन। ये तो कमाल है। और इसी कसरत को जो ऊर्जा देती है, उसे पियाजे संतुलीकरण कहते हैं, इक्विलिब्रेशन। हाँ। जब पुरानी और नई जानकारी में टकराव होता है ना, तो दिमाग में एक तरह का असंतुलन पैदा होता है। बेचैनी सी। हाँ, एक बेचैनी। और इसी बेचैनी को दूर करने के लिए, संतुलन वापस पाने के लिए दिमाग समायोजन करता है। यही असंतुलन बच्चे के विकास को एक पड़ाव से अगले पड़ाव की ओर धकेलता है। तो ये जो दिमागी कसरत है, ये बच्चे को लगातार आगे बढ़ाती है। हाँ, और पियाजे ने पाया कि ये धक्का बच्चे को 4 अलग-अलग मंजिलों तक ले जाता है, और हर मंजिल पर दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। तो पहला पड़ाव कहाँ से शुरू होता है? पहला पड़ाव जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज।
ये जन्म से लेकर करीबन 2 साल की उम्र तक चलती है। संवेदीगामक। हाँ, जैसा नाम से ही जाहिर है, इस उम्र में बच्चे अपनी इंद्रियों मतलब सेंसेस और शारीरिक क्रियाओं यानी मोटर एक्शंस से दुनिया को समझते हैं। उनके लिए दुनिया वही है जिसे वो देख सकते हैं, छू सकते हैं या मुंह में डाल सकते हैं। वो करके सीखते हैं। मतलब इस उम्र में सोचने का काम हाथ, पैर और मुंह करते हैं। एक तरह से हाँ, इस अवस्था की जो सबसे बड़ी मतलब एक क्रांतिकारी उपलब्धि है वो है वस्तु स्थायित्व का विकास, ऑब्जेक्ट परमानेंस। अच्छा, वस्तु स्थायित्व मतलब ये समझना कि कोई चीज अगर दिख नहीं रही तो भी वो है। बिल्कुल, इसीलिए तो छोटे बच्चों के साथ पीकाबू या कुकुकू खेलना इतना मजेदार होता है। हाँ, उनके लिए तो आप सच में गायब होके वापस आ रहे हैं, ये तो जादू है। बिल्कुल। एक 8 महीने के बच्चे के लिए अगर आपने चादर के नीचे खिलौना छिपा दिया तो उसके लिए वो खिलौना दुनिया से ही गायब हो गया है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात सचमुच लागू होती है। लेकिन धीरे धीरे 2 साल का होते होते उसका दिमाग ये समझने लगता है कि खिलौना अभी भी वही है, बस छिपा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा दिमागी मील का पत्थर है। यहीं से याददाश्त की शुरुआत होती है। और जब बच्चा इस पहले पड़ाव को पार कर लेता है तब वो दूसरी मंजिल पर पहुंचता है। वो कौन सी है? दूसरी मंजिल है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये करीबन 2 से 7 साल तक चलती हैं। यहाँ भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है और बच्चे प्रतीकात्मक सोच का इस्तेमाल करने लगते हैं। प्रतीकात्मक सोच मतलब वो एक लकड़ी के टुकड़े को हवाई जहाज मानकर खेल सकते हैं या केले को फोन बनाकर बात कर सकते हैं। कल्पना की दुनिया बहुत मजबूत हो जाती है। लेकिन उनकी सोच में अभी भी कुछ सीमाएं होती हैं, है ना? मैंने सुना है इसी उम्र में बच्चे बहुत जिद्दी हो जाते हैं। हाँ, और उसकी एक बड़ी वजह है जिसे पियाजे अहम केंद्रितता कहते हैं, ईगोसेंट्रिज्म। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे स्वार्थी हैं। अच्छा, नहीं। इसका मतलब है कि उनका दिमाग अभी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि दुनिया का कोई और नजरिया भी हो सकता है। उन्हें लगता है कि जो वो देख रहे हैं, जो वो महसूस कर रहे हैं, वही पूरी दुनिया देख और महसूस कर रही है। अरे वाह! तो यही वजह है कि जब एक बच्चा आपको अपनी ड्राइंग दिखाता है तो वो ये नहीं समझ पाता कि फोन पर बात कर रहे दादाजी को वो ड्राइंग नहीं दिख रही। उसे लगता है कि अगर वो देख सकता है तो दादाजी भी देख सकते हैं। बिल्कुल। और यही वो चीज है जो हम वयस्कों को अक्सर निराश करती है। हम तर्क से समझाने की कोशिश करते हैं, पर उसका दिमाग उस तर्क को प्रोसेस करने के लिए अभी बना ही नहीं है। इसी अवस्था में एक और बड़ी दिलचस्प सीमा होती है। वे संरक्षण के सिद्धांत को नहीं समझ पाते। कंजर्वेशन। संरक्षण का सिद्धांत, इसका क्या मतलब हुआ? इसका एक क्लासिक उदाहरण है पानी वाले ग्लास का। आप एक 5 साल के बच्चे के सामने 2 एक जैसे चौड़े ग्लासों में बराबर पानी भरिए। बच्चा कहेगा हाँ, दोनों में बराबर है। ठीक है। अब उसके सामने ही एक गिलास का पानी एक लंबे और पतले गिलास में डाल दीजिए। अब आप पूछिए किसमें ज्यादा पानी है? वो तो लंबे वाले ग्लास की तरफ ही इशारा करेगा, क्योंकि पानी का लेवल ऊपर चला गया है। सही कहा। वो ये नहीं समझ पाता कि पानी की मात्रा उतनी ही है, बस बर्तन का आकार बदल गया है। उसका दिमाग एक समय में एक ही चीज पर ध्यान दे पाता है। इस मामले में पानी की ऊंचाई। वो चौड़ाई को साथ में नहीं सोच पाता। तो इन 2 पड़ावों के बाद दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बड़ा अपडेट आता होगा। अगला स्टेशन कौन सा है? अगला स्टेशन एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 से 11 साल की उम्र तक होती है। मूर्त संक्रियात्मक। हाँ, यहाँ ऑपरेशनल शब्द का मतलब है तार्किक सोच। अब बच्चे का दिमाग तर्क करना सीख जाता है, लेकिन जैसा कि नाम में कॉन्क्रीट या मूर्त शब्द है, उसकी ये सोच सिर्फ उन चीजों तक सीमित रहती है जिन्हें वो देख और छू सकता है। अच्छा, तो अब अगर हम उसके सामने वो पानी वाला प्रयोग दोहराएं तो वो समझ जाएगा कि पानी बराबर है। हाँ, अब वो समझ जाएगा, क्योंकि अब उसका दिमाग एक साथ 2 चीजों पर ध्यान दे सकता है, ऊंचाई और चौड़ाई। वो मानसिक रूप से पानी को वापस पुराने ग्लास में डालकर देख सकता है। इसे प्रतिवर्तनीयता कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी। ये तो वही उम्र है जब बच्चे नियमों वाले खेल जैसे क्रिकेट या बोर्ड गेम्स बेहतर खेलने लगते हैं, क्योंकि अब वे समझ सकते हैं कि नियम सबके लिए एक जैसे हैं। पहले तो हर बात पे लड़ाई होती थी। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। अब वो नियमों को, वर्गीकरण को और क्रम को बेहतर समझने लगते हैं। उनका दिमाग बहुत व्यवस्थित हो जाता है। लेकिन उनकी सोच अभी भी कह सकते हैं जमीन से जुड़ी हुई है। आप उनसे न्याय, ईमानदारी जैसे अमूर्त विचारों पर बात करेंगे तो उन्हें समझने में मुश्किल होगी। तो इस जमीन से जुड़ी सोच से आजादी कब मिलती है?
इस सफर की आखिरी मंजिल कौन सी है? आखिरी मंजिल है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 11-12 साल की उम्र से शुरू होती है और वयस्क होने तक चलती रहती है। इस चरण का सबसे बड़ा अपग्रेड है अमूर्त चिंतन की क्षमता, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब सोचने के लिए किसी ठोस या भौतिक वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब अब दिमाग सिर्फ जो है उसके बारे में नहीं, बल्कि जो हो सकता है या जो होना चाहिए उसके बारे में भी सोच सकता है। बिल्कुल, यहीं से असली वैज्ञानिक और दार्शनिक सोच की शुरुआत होती है। किशोर अब परिकल्पनात्मक स्थितियों यानी क्या होगा अगर वाली सिचुएशन के बारे में सोच सकते हैं। वो किसी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग संभावनाओं पर व्यवस्थित तरीके से विचार कर सकते हैं। तो इसी वजह से किशोर दुनिया की हर चीज पर सवाल उठाने लगते हैं। समाज के नियम, परिवार के मूल्य, राजनीति, सब कुछ बहस का मुद्दा बन जाता है। हाँ, क्योंकि पहली बार उनका दिमाग उन्हें ऐसा करने की क्षमता देता है। वो न्याय, स्वतंत्रता, नैतिकता जैसे बड़े और अमूर्त विचारों को समझ सकते हैं और उन पर अपनी राय बना सकते हैं। ये वयस्क सोच की नींव है। तो कुल मिलाकर पियाजे का ये नक्शा हमें दिखाता है कि एक बच्चे का दिमाग कोई खाली बक्सा नहीं है जिसे हम जानकारी से भरते हैं, बल्कि ये एक पौधे की तरह है जो 4 अलग-अलग मौसमों से गुजरता है और हर मौसम में उसकी बनावट और क्षमता बदल जाती है। बहुत खूबसूरत तरीके से कहा आपने। और यही वजह है कि ये सिद्धांत सिर्फ मनोविज्ञान की किताबों या परीक्षाओं के लिए ही जरूरी नहीं है। ये हर माता-पिता, हर शिक्षक के लिए जरूरी है। हाँ, ये हमें सिखाता है कि किसी खास उम्र के बच्चे से क्या उम्मीद करनी चाहिए और सीखने के माहौल को उसकी दिमागी क्षमता के हिसाब से कैसे ढालना चाहिए। बिल्कुल। आप 5 साल के बच्चे को अमूर्त बीजगणित नहीं सिखा सकती क्योंकि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अभी उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए तैयार ही नहीं है। ये हमें बच्चों के गलत जवाबों को उनकी नासमझी नहीं, बल्कि उनकी विकास यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा समझने में मदद करता है। हाँ, जब एक बच्चा लंबे गिलास में ज्यादा पानी बताता है तो वो गलत नहीं है, वो बस अपनी उम्र के पड़ाव के हिसाब से बिल्कुल सही सोच रहा है। और ये हमें याद दिलाता है कि सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। बच्चे सिर्फ सुनकर नहीं सीखते, बल्कि करके सीखते हैं, खोजबीन करके, गलतियां करके, और फिर उन गलतियों को सुधार कर सीखते हैं। लेकिन यहाँ एक विचार करने वाली बात भी सामने आती है। क्या? पियाजे का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चे सीखते कैसे हैं, पर क्या ये विकास का क्रम हर संस्कृति और हर बच्चे पर एक जैसा ही लागू होता है? अच्छा। या फिर हमारा माहौल, हमारी परवरिश और हमारे अनुभव, ये सब इन अवस्थाओं की रफ्तार और रूप को बदल सकते हैं?